सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमना असलम और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारी बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद इश्तियाल अंगेजियां। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर बडोरी सेक्टर पर गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायगन से मेंसर गांव में 13 साल की बच्चे इकरा शबीर शहीद हो गई। भारतीय फायरिंग से इकरा की वालिदा और 12 साल लड़का शदीद जख्मी हुए हैं। तो आपको बता रहे हैं भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद इश्तियाल अंगेजियां। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर बडोरी सेक्टर्स पर गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारतीय फायरिंग से इकरा की वालिदा और 12 साल लड़का शदीद जख्मी हुए हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर बडोरी सेक्टर पर गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया है। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर बडोरी सेक्टर पर गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायर गन से मेंसर गांव में 13 साल की बच्ची इकरा शबीर शहीद हो गई। भारतीय फायरिंग से इकरा की वालिदा और 12 साल लड़का शदीद जख्मी हुए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। भारतीय फौज की ये इश्तियाल अंगेजी जारी है और इसका जवाब भी दिया जा रहा है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी सेक्टर पर गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया और भारतीय फायर गन से मेंसर गांव में 13 साल की बच्ची इकरा शबीर शहीद हो गई। सीनियर तजियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हारिस साहब, अगर हम बात करें, जब बॉर्डर्स की बात करें, पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर की बात करें, तो भारत को मुंह की खानी पड़ती है और भारत फिर शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर देता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हारिस नवाज से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। दोबारा कॉल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं और DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर बडोरी सेक्टर पर गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। आपको बताएं कि भारतीय फायगन से मेंसर गांव में 13 साल की बच्ची इकरा शबीर को शहीद कर दिया गया है। भारतीय फायरिंग से इकरा की वालिदा और 12 साल लड़का शदीद जख्मी हुए हैं। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई भी की गई है और भारतीय चौकियों को निशाना भी बनाया गया है। तो आपको बता रहे हैं भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद इश्तियाल अंगेजियां है वो जारी हैं। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर बडोरी सेक्टर्स पर गुज़श्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज ग्रहण का नजारा किया जा रहा है। ताहम तिब्बी माहिरीन ने बराह रास्त सूरज ग्रहण को देखने से सख्ती से मना किया है। बराह रास्त सूरज ग्रहण देखने से भिनाई जा सकती है। अल्लाह के हुजूर इस्तग़फ़ार के लिए मुख्तलिफ शहरों में नमाज़ी कुसूफ भी अदा की जा रही है। मुल्क में सूरज ग्रहण का आगाज 8:46 पर हुआ और सूरज ग्रहण मुल्क में 2:34 तक जारी रहेगा। 11:30 के करीब मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल ग्रहण लगा रहा। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि रवां साल का पहला सूरज ग्रहण लग चुका है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। ताम तिब्बी माहिरीन ने बराह रास्त सूरज ग्रहण को देखने से सख्ती से मना किया है। ये हिदायत जारी की गई हैं कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त ना देखा जाए, आंखों की बिनाई जा सकती है। जबकि साथ ही साथ ये भी कहा गया कि घरों के अंदर मौजूद रहें, दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखें, ये आपको आंखों की बिनाई को मुतासिर कर सकती है। इस हवाले से हमारी मौलाना ताहिर अशरफी साहब से भी बात हुई थी मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में अल्लाह का जिक्र किया जाए, नवाफिल अदा किए जाएं, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और विद किया जाए और इसके साथ साथ सदका दिया जाए। इस हवाले से जो क़यास आराइयाँ और तोहमात थीं वो सब उनको रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से हैं, इसमें तोहमात को रद्द किया जाता है।
इसके अलावा तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त या एक्सरे फिल्म के जरिए देखना जो है आंखों के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकला जाए, गाड़ियों और इमारतों के शीशों को देखने से भी गुरेज करे, क्योंकि सूरज की जो शुआएं हैं वो शीशों से मुनक्किस होकर आंखों को जो है वो मुतासर कर सकती हैं। माहिर फल्कियात डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सूरज ग्रहण जो है वो जारी है और इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो लोग हैं उनको किन किन एहतियाती तदाबीर का जो है वो ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ये बेसिकली कराची में जो आपका सोलर इक्लिप्स हुआ है, ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है जो कि 92% तक गया है इससे, जिसकी वजह से ये क्योंकि 100% आपके पास मून ने सन को कवर नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी भी रेडिएशन आ रही है जो कि हार्मफुल है। इसलिए हम आम लोगों से यही अपील करेंगे कि वो इस ग्रहण को नेकेड आई से ना देखें और ग्लासेस के जरिए इसको देखें, क्योंकि अभी अगर ग्लासेस नहीं देखेंगे तो आपकी आंखें जाऊंगी, डैमेज हो जाएंगी। अच्छा सैयद तनवीर साहब, ये भी बताइएगा कि मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो सूरज ग्रहण होते हैं, मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, हल्की सूरज ग्रहण होता है, मखलूत होता है और जुज़वी होता है। आप बताएंगे ये कौन सा जो है वो सूरज ग्रहण है? ये जो है पार्शियली जो है जुज़वी सूरज ग्रहण है, और इसमें आपने खुद कहा कि 3 तरह के सूरज ग्रहण होते हैं। टोटल सूरज ग्रहण होता है, टोटल इक्लिप्स होता है, और एक जो है फायर ऑफ रिंग इक्लिप्स होता है। ठीक है, तो कराची में जो हमने ऑब्जर्व किया है वो असल में जो है वो पार्शियल इक्लिप्स है। हाँ, अलबत्ता जो सखर में या गवादर में जो हुआ है वो फायर ऑफ रिंग हुआ है, जिसमें 98% जो है मून ने सूरज को कवर किया। अच्छा डॉक्टर तनवीर साहब, ये भी बताइएगा कि जब चांद सूरज के दरमियानी हिस्से को कवर करता है तो रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। ये पूछना चाहूँगा कि रिंग ऑफ फायर भी उस तरह से नुकसानदेह है उसको देखना जैसे नॉर्मली सूरज ग्रहण को देखना नुकसानदेह होता है? देखिए, सिर्फ एक सूरज में जो है आप जो सूरज ग्रहण को नहीं देखना चाहिए वो है, एक सूरज में आप देख सकते हैं वो है टोटल इक्लिप्स के सूरज देख सकते हैं, जिसमें मून जो है 100% सन को कवर कर लेता है। तो फायर ऑफ रिंग हो या पार्शियल आपके इक्लिप्स, दोनों सूरज क्या उसकी खतरनाक होती है, उनको कभी भी नेकेड आई से दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर आयशा बाबर, माहिर अमराज चश्म हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, ये किस हद तक आंखों को मुतासिर कर सकता है अगर डायरेक्ट उसे देखा जाए तो? सोलर इक्लिप्स जो कि अभी इन प्रोग्रेस है, जो कि 12:30-1 बजे तक जिसकी इंटेंसिटी चलेगी, और उसमें ये होता है कि जब चांद सूरज के आगे आ जाता है और उसको कवर कर लेता है उसकी रोशनी को, तो उसकी तरफ देखना आसान हो जाता है। लेकिन लाइट की इंटेंसिटी तो कम हो जाती है, लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज जो कि आपकी आंख को डैमेज करती है, वो आसानी से आपकी तरफ आंख के अंदर जो आपके आंख का पर्दा है उसके थ्रू मैग्नीफाई होके आंख के पर्दे को जिस पे पिक्चर बनती है, विजन होती है, उसको खराब कर देता है। 1 सेकंड भी काफी है नुकसान देने के लिए आंख को। तो मेरा ये मशवरा है कि ना डायरेक्टली ना या इनडायरेक्टली आप सूरज की तरफ देखें, खास तौर पे बच्चे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये डैमेज जो है ये परमानेंट होगा आंख के पर्दे की तरफ। वो सेल्स जो आंख के पर्दे पे तस्वीर बनाते हैं और कैमरे की तरह आपको नजर आती है, वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपको बाहर अव्वल तो ना निकले, लेकिन अगर निकलना पड़े तो या तो कोई कैप ऐसी पहने, पी कैप, कि आपका डायरेक्ट आपके ऊपर लाइट ना आए, या आप सूरज की तरफ ना देखें, या ऐसी सनलाइट, ऐसी ग्लासेस पहने जो कि ISO सर्टिफाइड है। वो ग्लासेस जो आम मिल रही हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज से आपकी आंख को प्रोटेक्ट नहीं करती। ये डैमेज परमानेंट है, और धूप की नॉर्मली इंटेंसिटी इतनी होती है कि आप सूरज की तरफ देख नहीं पाते, लेकिन अब क्योंकि आप आसानी से देख पाएंगे तो ये आपकी आंख के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये भी बताइएगा कि क्या सिर्फ सूरज की तरफ देखना ही नुकसानदेह है? अगर हम बाहर किसी काम की सूरत में जा रहे हैं तो यकीनन लाइट होगी, रोशनी होगी, वो नुकसानदेह नहीं हो सकती?
देखें, लेकिन अगर आप शीशे की तरफ देख लें, फॉर एग्जांपल कार का मिरर है कोई चीज, तो लाइट तो फिर भी रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख की तरफ आएगी। जी जी। तो इससे बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करें। मे बी इसकी इंटेंसिटी इतनी ना हो, उसका असर इतना हो ना, लेकिन फिर भी वो डैमेज है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी साथ साथ बताइएगा कि कहा जाता है कि जो छोटे बच्चों को ये ज़्यादा रोशनी मुतासिर करती है सूरज की अगर देखा जाए, और बड़ों को उनकी इंटेंसिटी कम होती है तो उनको कम मुतासिर करती है। इस बात में कितनी हकीकत है कि छोटे बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं? देखिए, ये बात ये होती है कि थोड़ा सा इसमें एक डैमेजिंग बोथ अडल्ट हो या बच्चा हो, डैमेजिंग बोथ आइज के लिए। लेकिन छोटे बच्चे के लिए मे बी इसलिए डैमेजिंग ज्यादा कहते हैं क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो एज एडवेंचर, एज एक्साइटमेंट भी देख लेते हैं। उनको जब तक आप मना करते हैं तो माहिरीन ये कहते हैं कि 1 से 2 सेकंड भी डैमेज आंख के लिए काफी है। अडल्ट फिर अपनी आंख को शील्ड कर लेगा, उसको जहन में पता है कि इसकी तरफ हमने नहीं देखना। तो इस वजह से बिहेवियर की, एटीट्यूड की वजह से हो सकता है कि बच्चे देख लें, लेकिन इंटेंसिटी दोनों की बराबर है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा बाबर माहिर अमराज चश्म हमारे साथ मौजूद थी, और डॉक्टर सैयद तनवीर इकबाल साहब माहिर फल्कियात हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े। कराची समेत मुल्क भर में सूरज ग्रहण के बायस कराची की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाजी कुसूफ का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, कराची समेत मुल्क भर में आज जो है वो सूरज ग्रहण जो है वो देखा जा रहा है। शहर के इस वक्त भी मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 80% जो है वो सूरज बताया जा रहा है कि ग्रहण अभी लगा हुआ है। इसी हवाले से शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज कसूफ की जो अदायगी है उसका अहतमाम किया गया है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद जामा बनूरिया में जो है वो 10:30 बजे नमाज कसूफ अदा की गई। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़ाबाद और गुलशन इकबाल के भी कुछ मसाजिद में जो है वो नमाज कसूफ अदा की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिफेंस के इलाके में, जहाँ पे जामा मस्जिद बैतुस्सलाम में जो है वो इस वक्त नमाज का सिलसिला जारी है। नमाज कसूफ की अदायगी इस वक्त की जा रही है। उसके बाद दुआ का भी एहतमाम किया जाएगा सूरज ग्रहण के हवाले से। इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में भी जो है वो नमाज के बाद दुआइया तकरीबात का जो है वो इनेकाद किया गया है। सूरज ग्रहण जो है वो आज बताया जा रहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो सुबह 8:30 बजे से जिसका जुज़वी तौर पर आगाज़ हुआ था और 2 बजे तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकेगा। 12:30 बजे से जो है वो कराची में इसका वक्त है जो इख्तितामी बताया जा रहा है, और उसी की मुनासिबत से शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में आज नमाज कसूफ की जो अदायगी है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हबीब खान हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है अब ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4,951 नए केसेस सामने आ गए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,76,617 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 119 अफराद जाबाज, अमदाद की तादाद 3,501 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,951 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,388 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। मुल्क भर में 67,892 मरीज सेहतयाब होकर घर पहुँच गए हैं। सिंध में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 67,353 हो गई। पंजाब दूसरे नंबर पर आ गया, जहां मरीजों की तादाद 65,739 तक पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 21,444 है। बलूचिस्तान में 9,328 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 10,662, आजाद कश्मीर 813, गिलगित में 1,278 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 28,855 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 10,71,642 टेस्ट किए जा चुके हैं। कराची में सिलेक्टिव लॉकडाउन का चौथा रोज है। शहरी हुकूमती SOPs पर अमल नहीं कर रहे। शहर के बेशतर इलाकों में लगाए गए लॉकडाउन का नामो निशान नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सिलेक्टिव लॉकडाउन का चौथा रोज़ है और शहरियों ने बेशतर मज़ाफ़ाती इलाकों में इस सिलेक्टिव लॉकडाउन को हवा में उड़ा दिया है। उसी तरीके से कारोबारी ज़िंदगी भी बहाल है। ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई इक़दाम किए गए हैं कि लोगों को
इस कोरोना जैसे मर्ज से बचाया जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कयूमाबाद भी एरिया में, जहाँ की सूरत हाल ये है कि तमाम गलियाँ जो हैं, जो गलियाँ सील की गई थी वो मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। आज चौथा रोज़ है। इब्तिदा में हमने देखा था कि जिस रोज़ 18 जून को ये सिलेक्टिव लॉकडाउन लगाया गया था, उस शाम तो यहाँ पर पुलिस वाले और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पहुँचे थे। गलियों के किनारों पे दोनों जानिब जो है एहलकार तैनात थे, लेकिन दूसरे रोज़, तीसरे रोज़ और आज चौथा रोज़ है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हुकूमत की जानिब से हिदायत की गई थी कि सेलेक्टिव लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी, नरमी नहीं बरती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद मनाजिर आपके सामने है। तमाम तर हुकूमती इक़दामात को शहरियों ने भी हवा में उड़ा दिया और ना तो पुलिस वाले यहाँ पे दिखाई देते हैं, ना ही कोई ऐसे इंतजाम जिससे ऐसा लग सके कि आया इस इलाके में सेलेक्टिव लॉकडाउन किया जा रहा है। जी दानिया सैयद, बहुत शुक्रिया अपडेट। पार्सल गोदाम में आग लग गई। आग गोदाम के नजदीक जारी वेल्डिंग के काम के बायस लगी है। गोदाम में मौजूद सामान जल गया है। रेस्क्यू 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। लाहौर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में आग लग गई है। आग गोदाम के नजदीक जारी वेल्डिंग के काम के बायस लगी है। गोदाम में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया है, जबकि रेस्क्यू 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जामिया बनोरिया कराची के मोहतमिम और मारूफ आलमीदीन मुफ्ती मोहम्मद नईम तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। अहले खाना के मुताबिक तबीयत खराबी पर हस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। मुफ्ती नईम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया बनोरिया में अदा की जाएगी। मारूफ आलमीदीन और जामिया बनोरिया कराची के मोहतरम मुफ्ती नईम तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। मुफ्ती नईम 1955 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद हाफिज कुरान थे और वो मस्जिद में इमामत के फराइज पर मामूर थे। मुफ्ती नईम की पूरी जिंदगी इस्लाम की दर्स व तदरीस में गुजरी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ की। उन्होंने जामिया बनोरिया को आलमी मयार की दरसगाह बनाया। उनके गैर मुल्की तालिब इल्मों की तादाद भी हजारों में है। मुफ्ती मोहम्मद नईम के आबाओ अजदाद का ताल्लुक भारतीय गुजरात के इलाके सूरत से था। वो तकसीम हिंद से कबल ही पाकिस्तान तशरीफ ले आए थे। मुफ्ती नईम ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और आला तालीम जामियतुल उलूम अल इस्लामिया अल्लामा बनोरी टाउन से हासिल की और 1979 में फारिगुत तहसील हुए। मुफ्ती मोहम्मद नईम ने फरागत के बाद 16 साल तक जामिया में ही बतौर उस्ताद खिदमत अंजाम दी। उनका शुमार जामिया के बेहतरीन असातिज़ा में होता था। 1979 में उनके वालिद कारी अब्दुल हलीम जामिया बनोरिया आलमिया का कयाम अमल में लाए, जिसमें 52 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तलबा ज़ेर तालीम है। जामिया में मजमूई तौर पर 5000 तलबा ज़ेर तालीम है। मरहूम के सौगवारों में 3 बेटे, अहलिया, 2 बेटियां, 5 भाई, 3 बहनें और लाखों शागिर्द और अकीदतमंद शामिल हैं। उनके बड़े साहबजादे मौलाना नुमान नईम जामिया बनोरिया आलमिया में बहैसियत वाइस प्रिंसिपल मुंसलिक हैं, जबकि छोटे साहबजादे मौलाना फरहान नईम भी जामिया के दीगर मामलात देखते हैं। मुफ्ती मोहम्मद नईम वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस शूरा और आमला के मुतहर्रिक रुकन थे। उनके वालिद कारी अब्दुल हलीम का इंतकाल 2009 में हुआ और उनकी तदफीन बनोरिया आलमिया के कब्रिस्तान में हुई। मुफ्ती नईम की तदफीन भी उसी कब्रिस्तान में हुई। न्यूज़ जामिया बनोरिया कराची के मोहतमिम और मुमताज़ आलमीदीन मुफ्ती मोहम्मद नईम के इंतकाल पर उनके अहले खाना के गम में बराबर का शरीक है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह मरहूम के दराजात को बुलंद और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मुफ्ती नईम ने अपनी वफात से चंद घंटे पहले सूरज ग्रहण के हवाले से 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की थी। अपनी आखिरी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, इन्ना शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह ला यख्तिफानि लिमौति अहदिन वला लिहयात। सूरज और चाँद गिरन होते हैं, तो ये गिरन होना अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हो गया था जब सूरज गिरन हुआ। लोगों ने कहा इंतकाल इसलिए हुआ है कि उनके सूरज गिरन हुआ, तो आपने फरमाया कि ला यमूतु li ahadin वला लिहयातिही, न किसी की मौत से इसका ताल्लुक है, न इसकी जिंदगी से ताल्लुक है। ये जो रसूमात है कि हामिला औरत का हमल गिर जाता है, फना हो जाता है, ये सारी रसूमात है जिसके इस्लाम में नहीं दी।
बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आपको बताएं कि BNP मैंगल और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान राब्ता हुआ। मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान मुलाकात तय हो गई। सरदार अख्तर मैंगल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज भी अहम मुलाकात होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने जैसे ही हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया उसके बाद अपोजिशन जमातें भी मुतहरिक हो गई और आज भी BNP मैंगल और JUI के दरमियान राब्ता हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान अहम मुलाकात तय हुई है। ये अहम मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत को टफ टाइम देने या बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने, वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने और बलूचिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। जबकि गुज़िश्ता रात भी हुकूमती वफ़द परवेज़ खटक की सरबराही में सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात कर चुका है, जिसमें वो नाकाम दौर था उनका और वो वापस चले गए हैं। जिसके बाद सरदार अख्तर मैंगल ने भी ये वाज़ेह किया कि वो अब दोबारा हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अलबत्ता आज फिर एक उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म शहीद जमहूरियत दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद पहली बार 1988 और दूसरी बार 1993 में पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों ने 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो का आज यौम पैदाइश है। वो 21 जून 1953 को कराची के पिंटू अस्पताल में पैदा हुई। अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद आमरीयत के खिलाफ तवील जद्दोजहद के बायस 3 दहाइयों तक पाकिस्तान की सियासत पर छाई रहीं। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो। I would like to thank the honourable members of this house. Indeed, I would like to thank the house for once again. बेनज़ीर भुट्टो का किसी इस्लामी मुल्क का पहली खातून सरबराह बनना, उनका सियासी पस मंज़र, उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और भाइयों की अमवात, उनकी अपनी करिश्माती शख्सियत और फिर शहादत, वो अवामिल थे जिन्होंने उन्हें हमेशा आलमी सतह पर तवज्जो का। नुसरत भुट्टो ने 9 जून 1981 को कराची सेंट्रल जेल में अपनी कैद के दौरान सक्खर जेल में असीर बेनज़ीर भुट्टो को उनकी सालगिरह पर खत लिखा था, जिसमें उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा था, मेरी प्यारी बेटी, मेरी याददाश्त मुझे उन दिनों की याद दिलाती है जब तुम्हारी पैदाइश के बाद मैं तमाम रात सो न सकी थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे बाजुओं में रहो। नुसरत भुट्टो ने खत के आखिर में लिखा कि इन यादों से मेरी आंखें भीग चुकी हैं, मैं मजीद नहीं लिख सकती। आज भुट्टो खानदान की उसी चहेती बेटी की सालगिरह है, जिसकी सालगिरह पर अब हर बरस उन्हें याद करके हजारों आंखें भीग जाती हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े। भारत की फिर जग हंसाई, भारत अपना मजाक खुद बनाने लगा। भारत के साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा वजीर ट्रांसपोर्ट विजय कुमार सिंह ने अनोखा दावा कर दिया। कहते हैं चीनी फौज ने हमारे 10 जवान वापस किए और भारत ने चीनी फौज के जवान वापस लौटा दिए। साबिक भारतीय फौजी अफसर और मुसन्निफ परवीन सवानी ने दावा पर सवाल उठा दिया। उन्होंने ट्वीट पैगाम में लिखा, अगर भारत ने चीनी फौजियों को तहवील में लिया तो ये बात कौम से क्यों छुपाई गई। उन्होंने लिखा, ये भी नहीं बताया गया कि कितने चीनी फौजियों को तहवील में लिया गया। वाज़ेह रहे, भारत एक कबूतर पकड़ने पर दुनिया भर में वावेला करता है। ये पाकिस्तान का जासूस कबूतर है, लेकिन चीन के फौजियों को तहवील में ले लिया गया और दुनिया को पता भी नहीं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। चीनी सस्ते होते ही नायाब हो गई। लाहौर में क्योमिया डिमांड 500 टन जबकि 70 रुपए पर सप्लाई सिर्फ 8.7 टन है। सप्लाई न होने से आम बाजारों में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से चीनी सस्ती तो कर दी गई, मगर चीनी सस्ती होने के साथ साथ नायाब भी हो गई है। शहर भर में चीनी की किल्लत जो है वो देखने में नज़र आती है, जबकि शहर के जो मॉडल बाजार बनाए गए हैं वहाँ पर चीनी 70 रुपये में दस्तयाब है। जबकि इसके अलावा बाहर की अगर दुकानों की बात की जाए, आम मार्केट में चीनी अब भी 80 से 85 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है, जिसकी बड़ी वजह एक ये है कि शहर में जो डिमांड और सप्लाई है उसमें तवाज़ुन जो है वो कायम नहीं किया जा रहा। शहर भर में योमिया डिमांड जो है वो चीनी की 500 टन है।
इसी हवाले से, जबकि जो फराहम करदा चीनी है वो सिर्फ योमिया 8.60 टन है, जो कि 70 पेपर इंतजामिया जो है वो दुकानदारों को फराहम कर रही है। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी बाकायदा तौर पर एक मरासला जो है वो कैन कमिश्नर पंजाब को लिखा गया कि योमिया डिमांड जो है वो लाहौर शहर में 500 टन है, जबकि फराहमी सिर्फ 8.60 टन की जा रही है, जो कि यकीनन समुंदर में एक कतरे के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद जो शुगर मिल माफिया है, शुगर मिल एसोसिएशन है, उसकी जानिब से लाहौर के लिए जो सप्लाई है उसको पूरी करने के लिए किसी किस्म की शुगर मिल जो है उसको नामजद नहीं किया गया। शहर के सिर्फ मॉडल बाजारों में अभी जो चीनी है वो 70 पेपर दस्तयाब है। इसके अलावा अगर आम मार्केट जाएं वहां पर चीनी जो है वो 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए कुछ पेट्रोल की बात करें तो लाहौर में पेट्रोल की किल्लत 21वें रोज भी बरकरार है। लोग पेट्रोल की तलाश में परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। आज ही 21वें रोज़ भी शहर में पेट्रोल की जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। मुख्तलिफ शहर के पेट्रोल पंप्स पर अभी भी पेट्रोल की शॉर्टेज बरकरार है, जिसकी वजह से जो सारिफ हैं, जो खरीदार हैं, उनको मुश्किल का सामना पेश करना पड़ा है। इस वक्त हम फिरोजपुर रोड पर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन बाकी जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक सारिफ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इससे पीछे जो आपने पेट्रोल पंप देखे हैं वहाँ पर पेट्रोल मिला है? नहीं, उधर से कहीं से पेट्रोल नहीं मिलेगा। सिर्फ यही एक पंप है जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है। जितना का चाहे डलवा लो यहाँ से, बाकी तो कोई दे भी नहीं ना रहा। अगर कोई डाल रहा है तो 50 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं डाल सकता। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से लोगों को पेट्रोल मतलूबा मिक़दार जी बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। और अब रुख करते हैं गुजरावाला का, जहाँ पेट्रोल की ब्लैक में फरोख्त का पर्दा चाक कर दिया है 24 न्यूज़ ने। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जाहिद, बताइएगा क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, गुजरावाला के हवाले से अगर बात करें तो आज 21वां रोज है कि पेट्रोल की जो किल्लत का शहरियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गुजरावाला में पेट्रोल पंप के जो मालिकिन है वो ब्लैक में फरोख्त और लूट मार का जो पर्दा पेट्रोल का वो 24 न्यूज ने चाक कर दिया। 20 रोज से निजी पेट्रोल पंप पर कनाते लगाकर शहरियों के लिए सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। लेकिन उसी कनातों के अंदर ही शहर की छोटी दुकानदारों और एजेंसियों को 110 से 120 रुपए के दरमियान जो पेट्रोल की जो सप्लाई है वो धड़ल्ले से जारी है, जबकि शहरियों को पेट्रोल के इर्द गिर्द कनाते लगाकर पेट्रोल ना होने का ड्रामा रचाया जा रहा था। 24 न्यूज ने पर्दा चाक कर दिया है। 21 रोज से जिले इंतजामिया का जो बेबसिया वो वाजिया दिखाई दे रही है। अभी तक ऐसे जो पंप मालकान है और इसकी जो इंतजामिया उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं। जाहिद बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।